पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो टू टाइप्स के होते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो उससे पहले पढ़ा था रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये सब हमने पीछे के वीडियो में पढ़ लिया था। तो हम अभी पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नीचे एक बैटरी लगा होगा इस टाइप से, इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगा हुआ होता है। जैसे कि इस तरीके से फर्स्ट रेसिस्टेंस लगा होगा, इस तरीके से सेकेंड रेसिस्टेंस होगा और इस तरीके से थर्ड रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर ड्रॉ किया जाता है। अब इसका रेसिस्टेंस हो गया R1, इसका R2 एंड इसका R3, और यहाँ पे V लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, जो कि हमने बताया था प्लस से माइनस की ओर होता है। वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर ड्रॉ करें तो वो किस टाइप से होगा, ये हम देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लिया कि फिगर कैसा होगा इसका, और अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नीचे एक बैटरी लगा होता है और इसमें इक्विपमेंट कुछ इस शेप में रहेंगे, यहाँ से यहाँ के लिए, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से रेसिस्टेंस लगा होगा। यहाँ भी ऊपर भी एक रेसिस्टेंस होगा, इसको भी यहाँ पे आके मिला दिया जाता है। इसके बाद ये भी नीचे आ जाएंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट का ये डायरेक्शन है और इधर ये नीचे आ गया। यहाँ हम V लिख देते हैं क्योंकि वहाँ बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ R3। तो हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर कैसा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर कैसा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन अगर बात करें इसका वोल्टेज का, तो इसका दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे इक्विपमेंट में सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन वोल्टेज इसमें डिफरेंट होता है। वहीं अगर पैरेलल में देखें तो पैरेलल में अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग करंट यहाँ पे मिलता है, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम होते हैं। उसमें पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होते हैं। सीरीज में वोल्टेज भी डिवाइड होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिल सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए करते हैं। यानी हमें अगर ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करना चाहिए, और अगर कम प्रतिरोध चाहिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को RS से दिखाया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को RS से दिखाया जाता है। यानी अगर यहाँ 3 रेसिस्टेंस हैं तो इसका टोटल रेसिस्टेंस अगर पूछा जाए तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से अगर और रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उसको जोड़ के इसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी अगर 5 तक रहते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस निकलता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन को RP से दिखाते हैं। तो अगर इसका टोटल रेसिस्टेंस पूछा जाता तो इसका होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3 होगा। वहीं अगर इसमें भी और ज़्यादा इक्विपमेंट लगे होते तो यहाँ पे और जोड़ते हैं हम 1/R4 प्लस 1/R5। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का
टोटल रेसिस्टेंस निकाला जाता है। तो हम लोग अगर बात करें कि घर में कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि घर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज क्यों नहीं करते हैं, हम घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही क्यों यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारा के लिए सेम वोल्टेज, सारा के लिए वोल्टेज डिफरेंट होगा, बट सारा में एक ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट, इलेक्ट्रिक करंट सेम। पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं, वहां पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। उम्मीद करते हैं सीरीज और पैरेलल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज फॉर सीरीज सर्किट, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, यानी डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज सर्किट का यूज क्यों नहीं करते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका फर्स्ट रीजन है कि इसमें ऑल इक्विपमेंट्स के लिए एक ही स्विच होता है। इसमें जितना भी इक्विपमेंट होंगे उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्विच दिया जाता है, यानी अगर एक इक्विपमेंट को बंद करना हो तो वो नहीं कर सकते हैं। जब भी बंद होंगे तो सारे इक्विपमेंट बंद होंगे, यानी अगर बीच में एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो सारा इक्विपमेंट खुद ब खुद काम करना बंद कर देता है। वहीं अगर दूसरा रीजन का बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि वोल्टेज डिवाइड होता है। इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, यानी अगर घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो हो सकता है कि किसी इक्विपमेंट को 110 वोल्ट मिले, किसी को 120 वोल्ट मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। पहला रीजन हमने देखा सारा इक्विपमेंट के लिए एक ही स्विच, दूसरा कि वोल्टेज डिवाइड होता है, और तीसरा है कि अगर इसमें कभी कभी कम वोल्टेज आए तो भी इसका इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं। अगर इसमें कम करंट दिया जाए, यानी अगर लेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पे इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमने यहाँ 3 रीजन देखा। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, ऑल इक्विपमेंट के लिए सेम एक ही स्विच होगा, यानी कि हम इक्विपमेंट को अपना मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार जला और बंद नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाएगा। अगर लेस इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि घरों में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करते हैं, उसका यूज करने से क्या प्रॉफिट है। यहाँ पे एक और रीजन है कि अगर हमें इसमें एक और इक्विपमेंट जोड़ना होगा तो वो हम नहीं जोड़ पाते हैं। तो ये सारा दिक्कत आता था डोमेस्टिक वायरिंग में अगर सीरीज सर्किट का यूज किया जाता था। तो अब देखते हैं कि पैरेलल का यूज क्यों करेंगे। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी घर में पैरेलल सर्किट का यूज क्यों करते हैं। तो इसका फर्स्ट रीजन है कि इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए डिफरेंट स्विच होते हैं, यानी कि इसमें अलग अलग इक्विपमेंट के लिए हमें अलग अलग स्विच दिया जाता है। तो जब हमें कोई भी इक्विपमेंट जलाना होगा या चालू करना होगा तो हम उसे अपना इच्छा से कर सकते हैं, और उसे बंद करना होगा तो अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। सेकेंड रीजन, वोल्टेज इसमें डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जितना वोल्टेज घर में आ रहा है सारा इक्विपमेंट को उतना ही वोल्टेज मिलेगा, तो वोल्टेज की समस्या यहाँ उत्पन्न नहीं होगी। ये बहुत ही आसान है, सस्ता है और सरल है, यानी इजी से हम इसको घर में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें हम अलग से इक्विपमेंट को
ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट को ऐड करना इसमें इजी है। इक्विपमेंट को इसमें ऐड इजी वे में हम कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने 3 रीजन जाना कि डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल का यूज क्यों करेंगे, डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए डिफरेंट स्विच होगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, इक्विपमेंट इजीली ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ सस्ता है, रिलीफेबल है और इजी है, तो इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, यानी कि विद्युत शक्ति के बारे में। तो विद्युत शक्ति का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो वो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ लेस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत उपकरण में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी द रेट ऑफ लेस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करेंगे, यानी यहाँ पे एनर्जी लेस होता है, तो इसका जो SI यूनिट होता है वो वाट होता है। इसका SI यूनिट क्या होता है? वाट, जिसे कि हम W से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट इसका वाट होता है। हालांकि इसे किलोवाट में भी हम माप सकते हैं, क्योंकि वाट इसका बहुत ही छोटा यूनिट है। तो P इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो उसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी कि अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो हमें डिफिनेशन बोलना है, और इसका SI यूनिट होता है वाट। इसे P से डिनोट करते हैं। तो P का SI मात्रक जो हो गया, पहला तो वाट हो गया। अगर फॉर्मूला से निकालने का कोशिश करें तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल, वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड। तो यहाँ पे इसका एक और SI यूनिट हो सकता है जूल पर सेकेंड। दूसरा SI यूनिट जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो वाट होगा या तो जूल पर सेकेंड होगा। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला P इज इक्वल टू VI। पहला क्या है? P इज इक्वल टू V इंटू I या फिर VI। तो यहाँ पे P मतलब इलेक्ट्रिक पावर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड R का मतलब है रेसिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होगा। इसके बाद बात करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाता है V स्क्वायर बाय R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यानी कि V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, R मतलब रेसिस्टेंस एंड P मतलब इलेक्ट्रिक पावर। P का मतलब विद्युत शक्ति, V का मतलब विभवांतर, I विद्युत धारा, P विद्युत शक्ति, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, P विद्युत शक्ति, V विभवांतर और R प्रतिरोध। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो एक गिवन टाइम में एक इलेक्ट्रिक सेल जितना एनर्जी देता है किसी भी इक्विपमेंट को, उसे ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। एक टाइम टेकन में कोई भी सेल जितना एनर्जी देता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। इसे डिनोट करना है हमें कैपिटल E से। अगर इसका SI यूनिट पूछा जाए तो इसका SI यूनिट होता है
जूल। SI यूनिट इसका हो जाएगा जूल, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे किसको? तो किसी भी सेल द्वारा एक गिवन टाइम में इक्विपमेंट को जो एनर्जी दिया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूले हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? तो I स्क्वायर RT। इसके बाद VIT, P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू VIT। सेकेंड फॉर्मूला हो गया VIT, और इसके बाद थर्ड होता है E इज इक्वल टू P इंटू T, P इंटू T। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल, तो हमें जूल ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इसको वाट आवर में भी हम माप सकते हैं, किलोवाट पर आवर में। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट में कितने जूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जब किसी भी सर्किट में, किसी भी चालक में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हीट होने लगता है। कोई भी वायर में जब हीट देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हीट होने लगता है, यानी गर्म होने लगता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस होने के कारण, यानी ऊर्जा का क्षय होने के कारण वो गर्म होने लगता है, यानी हीट होने लगता है। तो उसे ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करते हैं, जैसे कि आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन इसी इफेक्ट पे वर्क करता है। साथ ही इलेक्ट्रिक हीटर का अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक हीटर भी इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पे आयरन वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक हीटर वर्क करेगा। तो इन सब को हम एग्जाम्पल्स में याद रखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टेस्टर, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड जूल्स ने एक लॉ दिया था, उसे हम देख लेते हैं, जिसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड जूल का एक लॉ आया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जूल ने ये बताया था कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसमें जो हीट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। जूल ने ये बताया वायर में हीट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड बताया कि उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट। और इसके बाद बताया कि उसमें कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट दिया गया उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इन तीनों को मिला के लिखा जाए तो हो जाता है H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। ये था जूल्स का हीटिंग से रिलेटेड लॉ, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना H बढ़ेगा उतना ही I स्क्वायर बढ़ेगा, जितना H घटेगा उतना ही I स्क्वायर घटेगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।